हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका कार्तिक ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कक्षा 12 के बिहार बोर्ड दिगंत भाग 2 से। उसका पाठ है जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का एक चैप्टर है जो है कड़वा, उसको लेकर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। लेकिन हम किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले उसके लेखक के बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जायसी जी के बारे में जानते हैं। जो जायसी जी हैं वो उनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम? मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म अनुमानतः 1492 ईस्वी यानी 15वीं सदी के उत्तरार्ध माना जाता है, और जो इनका निधन है अनुमानतः 1548 ईस्वी में माना जाता है। इनका जो निवास स्थान है वो उत्तर प्रदेश के, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायस नामक ग्राम में पैदा होने के कारण इनका नाम जायसी पड़ा। इनके पिता का नाम मलिक शेख अमरेर, जिनको मलिक राजे अशरफ का भी कहा जाता है। इनके गुरु जो थे सूफी संत शेख मोहिद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर थे। ये जो थे ये काव्य निर्गुण काव्य था। निर्गुण मतलब कि जो भगवान को ना मानता हो, ईश्वर को ना मानता हो, मूर्ति पूजा में विश्वास ना करता हो, ठीक है। और भक्त धारक प्रेमाश्रयी यानी सूफी काव्य, ठीक है, के कवि थे। इनका जो पहचान है, इनको ज्यादातर क्या कहा जाता है, ये एक क्या कहलाते हैं, प्रेम के पीर कवि कहलाते हैं। और इनकी जो भाषा है, इनकी जो मुख्य भाषा, इनकी जो रचनाएं अपनी लगभग की है वो सब अवधी भाषा में किया है। इन्होंने अपनी समस्त रचनाएं अवधी भाषा में किया है। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, जैसे कौन कौन सी, पद्मावत हो गई, और अखरावत हो गई, आखिरी कलाम हो गया, चित्ररेखा हो गया, कहरनामा और मसलनामा, इनकी कुछ निम्नलिखित कुछ रचनाएं हैं। इनके जीवन के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो इनका जो मलिक मोहम्मद जायसी है, इनकी साहित्य भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। किस धारा के? निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका जन्म जो हुआ था अनुमानतः 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अमेठी राज्य के अंतर्गत जायस नामक स्थान में हुआ था। जायस नगर के निवासी होने के कारण ही वे अपने नाम के आगे जायसी लगाते थे, ठीक है। इसके बाद जायसी के पिता का नाम मलिक शेख अमरेर था। उनके पूर्वज भी जायस में ही रहते थे। बचपन काफी अभाव और कठिनाइयों में भी था। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनके जो माता पिता बचपन में ही अनाथ हो गए थे, और इनको बचपन में ही इनको बहुत कठिनाई हुई, जिसके कारण उन्होंने साधुओं और सूफी संतों के साथ देशाटन में भ्रमण किया, करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने लगे, ठीक है। इनका जो शारीरिक रूप है वह कहते हैं बाल्यावस्था में, कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इनको क्या चेचक हो गया था। चेचक एक रोग होता है, ठीक है, जिसके कारण वो से शिकार हो, जिसके कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया, मतलब कि भद्दा हो गया, देखने में थोड़ा सा कुरूप जिसको कहते हैं, ठीक है, ऐसा प्रतीत होने लगा। और वो बाईं आंख तथा कान से वंचित हो गए, मतलब वो बाईं आंख से भी नहीं देख पाए और कान से भी क्या हो गए, वंचित हो गए, मतलब नहीं रहा, काम नहीं कर रहा। लेकिन अपनी शारीरिक कुरूपता के बावजूद वे अद्वितीय प्रतिभा और कल्पना तत्व के धनी थे, तब भी वे बहुत कुछ जानते थे। जायसी के गुरु सूफी संत शेख मोहिद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर थे। वे जीवन के उत्तरार्ध में फकीरी की भांति जायस में ही रहने लगे थे और निरंतर ईश्वर भक्ति एवं कार्य साधना में निमग्न रहे। अनुमानतः 1548 ईस्वी के आसपास इनका देहावसान हो गया। उसके बाद इन्होंने कुछ साहित्यिक जीवन में साहित्यिक परिचय भी है। इन्होंने साहित्यिक यानी कुछ रचनाएं भी लिखी हैं, इनको साहित्यिक कहा जाता है। इन्होंने इनको प्रेम का पीर कहा जाता है। जैसे को हिंदी साहित्य में प्रेम के पीर यानी कि विरह और अलौकिक प्रेम का कवि कहा जाता है। उन्होंने पद्मावती और अग्रसेन की लोक कथा के माध्यम से ईश्वर और जीव के अलौकिक प्रेम का भावपूर्ण वर्णन किया है। पद्मावती ये इनकी पद्मावत रचना से है। पद्मावत रचना जो है कहा जाता है कि 1540 में लिखी गई है, जो 1520 से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और इनकी जो भाषा थी अवधी भाषा का है। ये जो अवध के क्षेत्र में रहने, लखनऊ के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो अवध का क्षेत्र कहलाता है। तो इसीलिए इन्होंने अपनी भाषा में ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचना में। इनका जो छंद एवं शैली है दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है, और ये प्रबंध रचना शैली लिखी थे। जैसे कि इन्होंने देखे होंगे पद्मावत महाकाव्य लिखे हैं। पद्मावत को महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने रूपक और प्रतीक योजन, जैसे जायसी की रचना में पद्मावत एक महान प्रतीक काव्य जिसमें रत्नसेन को मन कहा जाता है, मन या साधक कहा जाता है। उसके बाद पद्मावती जो है बुद्धि की है प्रतीक,
बुद्धि यानी परमात्मा, नागवती जो है संसारी बुद्धि, और राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। और एक रहते हैं अलाउद्दीन रहते हैं, अलाउद्दीन जो रहते हैं वो माया के प्रतीक रहते हैं। और एक तोता होता है जो गुरु का प्रतीक होता है। ठीक है, गुण और भाव जैसे कि कार्य में बात पुरुषता के स्थान पर आंतरिक गुणों और मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ठीक है, इनकी प्रमुख कृति जैसे पद्मावत या जयसी का अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ और साहित्य का कालजयी महाकाव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्न के और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम का आत्मकथा का आध्यात्मिक वर्णन है। मतलब किस प्रकार वे एक दूसरे के पास मिलते हैं, ठीक है, किस प्रकार चित्तौड़ के राजा रखते हैं, राजा रत्न सिंह वहां जाते हैं, यही सब इसमें वर्णन है। अखरावत इसमें देवनागरी यानी हिंदी की जो नागर प्रचलित होती है, एक लिपि है जो हिंदी लिखी जाती है, ठीक है, वो इसमें देवनागरी वर्णमाला एक एक अक्षर को लेकर सूफी सिद्धांतों और ईश्वर के सृष्टि संबंधी मूल विचारों का वर्णन किया गया है। आखिरी कलाम इनकी एक रचना है, इसमें प्रलय और कयामत और मुगल बादशाह बाबर के समय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें आखिरी कलाम। इसके बाद है चित्ररेखा, ये एक लघु प्रेमाख्यान काव्य है। और कहरनामा, जिसको हम प्रायः मसलनामा के भी नाम से जानते हैं, ये सूफी मत के आध्यात्मिक दर्शन और व्यवहार की शिक्षाओं पर आधारित लघु ग्रंथ है। ठीक है, जयसी का जैसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, जयसी का जन्म कब कहाँ हुआ था? जयसी का जन्म अनुमानता 1492 में जायत अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर कड़वक में जयसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? जयसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण शीशे की है। जिस प्रकार दर्पण निष्पक्ष होकर जैसा है वैसा ही दिखाता है, उसी प्रकार कभी जयसी का हृदय अत्यंत स्वच्छ और निर्मल है। अब इसके बाद बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसको कि अब हम काव्य जब पढ़ाएंगे, काव्य के बाद इसके बारे में हम बताएंगे कि आगे क्या क्या होता है। ठीक है, आगे के बारे में, आगे जैसे कि तो आप लोगों ने जीवन परिचय के बारे में जाना, कि साहित्यिक परिचय के बारे में जाना। अब हम अगले कल के क्लास में कड़बक, इनके कड़बक को पढ़ेंगे और कड़बक के बारे में जानेंगे कि कड़बक का अर्थ क्या हो। जो कड़बक है उसका पहला पद है वो पद्मावत के प्रथम पद से लिया गया है और अंतिम पद को भी पद्मावत के अंतिम पद से लिया गया है। ठीक है।